नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं छत्तीसगढ़ी बोली के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन। ये आपके आगामी सहकारिता के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा क्योंकि उसमें 10 नंबर का है छत्तीसगढ़ी भाषा। ठीक है, तो 10 नंबर से आपका यहाँ बहुत तैयारी हो जाएगा। 50 क्वेश्चन देखेंगे एमसीक्यू, अलग अलग प्रकार के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, जेंडर, नंबर सब देखेंगे यहाँ। ठीक है, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही बैक टू बैक वीडियो एमसीक्यू वाले आने वाले हैं जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? छत्तीसगढ़ी भाषा क्या ओन्हारी का हिंदी में क्या अर्थ होगा? अगर छत्तीसगढ़ी भाषा अगर पोर्शन दिया है ना किसी भी परीक्षा में तो उसमें एक प्रश्न जरूर रहता है, छत्तीसगढ़ी का हिंदी या हिंदी से छत्तीसगढ़ी। तो यहाँ छत्तीसगढ़ी शब्द दिया है, कौन सा? ओन्हारी। अब ओन्हारी का हिंदी में क्या अर्थ होता है? खलिहान, रबी फसल, खरीफ फसल या फिर ढलान। तो ओन्हारी का मतलब होता है रबी फसल। रबी फसल से क्या तात्पर्य है? जो नवंबर दिसंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है, ये होता है रबी फसल। जैसे कि चना, अरहर, ये सब रबी फसल में आएगा। और सब लोगों ने गाना सुना है कि नहीं सुना है? भाजी टोरे लाबे वो मोर गांव के ओन्हारी माँ, बोलते हैं कि नहीं, है कि नहीं? तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा किस भाषा परिवार की है? अब जो हमारी जो छत्तीसगढ़ी भाषा है वो किस भाषा परिवार की है? मुंडा भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, आग्नेय भाषा परिवार या भारोपीय भाषा परिवार? तो जो हमारी छत्तीसगढ़ी बोली है वो भारोपीय भाषा परिवार से आया है। कहाँ से? भारोपीय। भारत और यूरोप दोनों का मिलाप क्या था? भारोपीय। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न क्या है? छत्तीसगढ़ी बोली खलटाही छत्तीसगढ़ के किस भाग में बोली जाती है? अब देखो, एक बोली है, कौन सा बोली? खलटाही। अब वो छत्तीसगढ़ के किस भाग में बोली जाती है ये पूछना चाह रहे हैं, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी? तो मैं पहले बता रही हूँ, वहां से फिर आपका आंसर पता चल जाएगा। पहले एक छत्तीसगढ़ का रफ मैप बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मान लो कि ये छत्तीसगढ़ है, माना कि नक्शा बेकार बना है फिर भी मान लो। अब ये एरिया कौन सा हो गया? ये एरिया हो गया पूर्वी। और इधर कौन से राज्य से सटा हुआ है? छत्तीसगढ़। तो इधर उड़ीसा राज्य से सटा हुआ है। अब ये भाग कौन सा हो गया? ये भाग हो गया पश्चिमी। और इधर कौन से राज्य से सटा हुआ है? तो इधर सटा हुआ है एमपी से। ठीक है, नीचे क्या हो गया? दक्षिणी। ठीक है, और ऊपर उत्तरी। तो देखो, पश्चिमी साइड कौन सी बोली बोली जाती है? तो इधर बोली जाती है खलटाही। और यही तो हमारे प्रश्न में पूछा है कि खलटाही किस भाग में बोली जाती है। तो आंसर क्या होगा? पश्चिमी भाग में। लेकिन ये तो एक प्रश्न हो गया। अगर पूर्वी साइड पूछता तो पूर्वी साइड का भी पता होना चाहिए हमको। तो पूर्वी साइड हम लोग बोलते हैं क्या? लरिया। क्या बोलते हैं? लरिया। उत्तरी साइड क्या बोलते हैं? सरगुजिया। अब ऊपर में सरगुजा जिला है तो सरगुजिया याद हो जाएगा। अब नीचे में क्या बोलते हैं? नीचे में तो सभी को याद होगा, हल्बी, गोंडी। ठीक है, नीचे दक्षिणी साइड तो यही सब भाषा चलती है, हल्बी, गोंडी। और केंद्र में छत्तीसगढ़ी बोली चलता है। तो ये याद हो जाएगा। पहले खलटाही पश्चिमी, पूर्वी में लरिया,
उत्तरी में सरगुजिया, दक्षिणी में हल्बी गोंडी। लेकिन अगर पूछे कि लरिया बोली में कौन से राज्य की बोली का प्रभाव पड़ता है, तो क्या लेंगे हम? उड़ीसा राज्य का, क्योंकि ये उड़ीसा राज्य से सटा हुआ है इसीलिए। खलटाही बोली में और किधर के, कौन से राज्य के या फिर और किस क्षेत्र की बोली का प्रभाव पड़ता है, तो एमपी राज्य डायरेक्ट राज्य दे देगा, या फिर बुंदेलखंड या मालवा का पठार ऐसे देगा, क्योंकि ये बुंदेलखंड वाला एरिया है एमपी वाला, तो ऐसा आ सकता है। ठीक है, तो ये याद रहेगा चारों आपको। ठीक है, मैप के थ्रू बता दी ताकि दिमाग में वो चीज बस जाए, क्योंकि अगर हम कुछ इमेज से याद करते हैं तो हमको वो लंबे समय तक याद रहता है। चौथा प्रश्न क्या है हमारा, छत्तीसगढ़ी के लुप्त होते शब्दों को संग्रहित करने के लिए छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग, सभी को पता होगा इसका, ये छत्तीसगढ़ी जो हमारी बोली है उसको संविधान के 8वीं अनुसूची में दर्ज कराने का प्रयास कर रही है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ी भाषा को आगे की पीढ़ी के लिए संजो कर रख रही है। अब इसमें लुप्त होते संग्रहों को संग्रहित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? पाईकोठी, बिजहा, हमर भाखा या फिर कोठी? तो कौन सा कार्यक्रम चला रहे हैं? बिजहा। देखो शब्द छोटे छोटे होते हैं, बीज भी छोटा होता है, इसीलिए बिजहा कार्यक्रम याद रहेगा। और बिजहा मतलब आप लोग समझते हैं ना, फसल बोने के लिए जो दाना रखते हैं उसी को क्या बोलते हैं? बिजहा, ताकि हम लोग आगे उससे फसल ले सके। वैसे ही अगर हम लोग जो छत्तीसगढ़ी के शब्द हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं, जिनका अभी चलन कम हो गया है, ठीक है, उसको हम लोग मतलब जो दैनिक दिनचर्या है उसमें यूज नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा ना, उसका मतलब आने वाली पीढ़ी को पता ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसको क्या कर रहा है, वो सब संग्रहित कर रहा है ताकि हम आने वाली पीढ़ी के लिए उसको संजो कर रखे हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा को। तो ये बिजहा कार्यक्रम हो गया। एक और कार्यक्रम है माई कोठी। तो माई कोठी कार्यक्रम में क्या होता है, छत्तीसगढ़ी भाषा से रिलेटेड कोई भी साहित्य है या फिर अन्य कोई भी बुक है तो उसको ये खरीद के एक जगह रख रहे हैं। कौन? राजभाषा आयोग को, किसमें? माई कोठी में। तो दोनों में कंफ्यूजन होगा कौन सा बुक वाला है कौन सा शब्द वाला है। तो शब्द छोटे हैं इसीलिए उसको बिजहा में याद रखना, बीज भी छोटे छोटे रहते हैं और शब्द भी छोटे रहते हैं, तो उसको बिजहा में याद करना। बुक थोड़े बड़े रहते हैं और कोठी, कोठी कोठी मतलब जहाँ धान को रखा जाता है, तो वो बड़ा रहता है, तो पुस्तकों को रखेंगे कहाँ हम लोग? कोठी में। तो दोनों कार्यक्रम अच्छे से याद हो गया। और आप लोगों का काम है, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ और इसके अध्यक्ष कौन कौन रहे, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। पांचवा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुंदिहार दिन के किस पहर को कहा जाता है? मुंदिहार, तो मुंदिहार का मतलब छत्तीसगढ़िया लोगों को पता होगा और जिनको नहीं पता है वो भी पता चल जाएगा। मुंदिहार मतलब होता है शाम अंधेरा होने के पूर्व का समय। ठीक है, मतलब जब शाम हो गई लेकिन अंधेरा होने से पूर्व का जो थोड़ा समय रहता है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं? मुंदिहार। बोला सुना होगा, मम्मी लोग चिल्लाते हैं ज्यादा लेट तक, मतलब मुंदिहार के समय, मतलब मुंदिहार हो पहली तेहा घर में आ जाबे। ठीक है, खेलने अगर चले जाते हैं तो वैसे ही बोलते हैं मम्मी लोग। और एक वर्ड और देखना, इसी से थोड़ा मिलता जुलता है, मुंदहरा। ठीक है, क्या? मुंदहरा। मुंदहरा मतलब क्या होता है? सूर्य निकलने से पहले का समय, मतलब एकदम जब पूरा तरीके से सुबह नहीं हुआ रहता उस समय को क्या बोलते हैं? मुंदहरा। और जब पूरा तरीके से शाम नहीं हुआ रहता तो उसको क्या बोलते हैं? मुंदिहार। और दोपहर के समय को क्या बोलते हैं? मंझनिया। मंझनिया। ठीक, तो ये क्वेश्चन क्लियर? कंफ्यूजन तो नहीं है ना मुंदिहार और मुंदहरा में? छत्तीसगढ़ी शब्द पोस्वा का विपरीत शब्द क्या होगा, मतलब अपोजिट शब्द क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो पोस्वा का मतलब क्या होता है? पालतू। ठीक है, जिसको हम लोग पालते हैं उसी को तो बोलते हैं ना, जैसे पोस्वा कुकुर, पोस्वा बिल्ली, मतलब पालतू कुत्ता, पालतू बिल्ली। ठीक है, अब इसका उल्टा क्या होगा? ये तो बहुत ही आसान है, इसका उल्टा क्या होगा? जंगली। ठीक है, अपोजिट क्या होगा इसका? जंगली। कंचप्पी का समासिक विग्रह क्या होगा? अब समास का एक क्वेश्चन आ गया, तो समास होता क्या है? समास दो शब्दों का मेल होता है। ठीक है, दो पदों का मेल होता है, और इसमें क्या होता है, जो कारक क्या होता है वो उसका लोप रहता है, मतलब वो रहता तो है लेकिन पता नहीं चलता, मतलब है ऐसा टाइप का।
कंचप्पी का समासिक विग्रह होगा, क्या होगा? कान में बंधाए चप्पी, कान और चप्पी, कान ल बंधे चप्पी, या कान बर चप्पी। तो कंचप्पी का समासिक विग्रह क्या होगा? कान में बंधाए चप्पी, इसका विग्रह होगा। और ये कौन सा समास होगा? तो ये तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। अब यही भाव समास यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। जैसे ही हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं समास, वैसे ही किस में पढ़ेंगे? छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ेंगे। ये क्या हो गया? अव्ययी भाव समास। दूसरा क्या हो गया? तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। तीसरा हो गया द्विगु समास, जिसमें संख्यावाचक शब्दों का ज्ञान होता है, ठीक है, संख्यात्मक पद। और द्वंद्व समास चौथा। पांचवा हो गया कर्मधारय समास। और छठवा क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। तो ये क्या हो गया? समास के प्रकार हो गए, 6 प्रकार हो गए, ठीक है। कंचप्पी का समासिक विग्रह भी देख हम लोगों ने देख लिया, कान में बंधाए चप्पी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी में पहली एक प्रचलित मापन इकाई है। पहली, ये क्या है? मापने की इकाई है, लेकिन किसकी? भूमि मापन की, द्रव मापन की, अनाज मापन की। तो पहली किसकी मापन की इकाई है? तो ये अनाज मापने की इकाई है। एक पहली धान, एक पहली चावल, ऐसा टाइप का यूज करते हैं ना। अनाज मापने की इकाई कौन सी है? पहली। याद रहेगा ये। थोथना और माना का अर्थ क्या है? देखिए हमारे सिलेबस में मुहावरे, लोकोक्ति, हाना, कहावतें ये सब है, तो इसीलिए याद रखना जरूरी है, ठीक है। थोथना और माना का अर्थ क्या होगा? गुस्सा होना, लज्जित होना, उदास होना, शंका करना। छत्तीसगढ़ी लोग तो पहले से ही आंसर इसका जान गए होंगे। इसका मतलब होता है उदास होना। थोथना मतलब चेहरा, और माना मतलब जैसे उदास रहते तो हम लोग ऐसे एकदम ऐसे बैठ जाते हैं ना, वैसे टाइप का, ठीक है। अब ये कुछ समाचार पत्र दिए हुए हैं और इधर उनके संपादक दिए हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ी जब हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं तो उसके अंतर्गत ये सब पढ़ना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो देखो सूर्योदय, सूर्योदय के संपादक कौन है? तो इसके संपादक है कन्हैया लाल। कैसे? जब सूर्योदय का समय होता था, सूर्य उगने का समय होता था, तो कन्हैया क्या करते थे? कन्हैया मतलब कृष्ण भगवान, ठीक है, वो क्या करते थे? गैया चराने जाते थे। तो सूर्योदय होता है तो कन्हैया कहाँ जाते हैं? गैया चराने जाते हैं। तो सूर्योदय समाचार पत्र के संपादक कौन हो गए? कन्हैया लाल हो गए। आलोक, आलोक मतलब क्या होता है? प्रकाश। अब समाचार पत्र का संपादक कौन करेंगे? केशव। देखो जो अर्जुन रहते हैं ना, वो श्री कृष्ण को हमेशा केशव कहते हैं, हे केशव, हे माधव। और वो वाला सीन आप लोग को याद आ रहा होगा, जब वो महाभारत में युद्ध लड़ते रहते हैं, उस समय श्री कृष्ण उनको अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं, तो उनके पीछे क्या ऐसा चक्र निकलता है, लाइट आते रहते हैं। मतलब बस याद करने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो आलोक किससे, प्रकाश किससे? केशव से आ रहा है, ठीक है। प्रकाश किससे आएगा? केशव से आएगा। सूर्योदय होता है तो कन्हैया कहाँ जाते हैं? गैया चराने। अब प्रकाश, प्रकाश का डायरेक्ट याद रख लेना, प्रकाश का है यदुनंदन प्रसाद। और है वंश का संपादक किए हैं उदय। अब छत्तीसगढ़ में एक समय में है वंश का उदय हुआ था, ठीक है। तो ऐसे करके याद रख लेना और फिर यहाँ से आप लोग मिलान कर लेना। 11 प्रश्न में बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से छत्तीसगढ़ी में किन 2 व्यंजनों का उच्चारण नहीं होता है? पूछ रहे हैं ना, नहीं होता है, होता है, नहीं होता है। मैं बार बार यही चीज बताती हूँ कि आप लोग पहले उसको रिमार्क कर लेना ताकि इससे प्रश्न गलत ना हो, ठीक है। तो कौन कौन सा का वर्ड का यूज नहीं होता? तो होता है वो देख लेते हैं। स का तो होता है इसलिए ये आंसर नहीं होगा। का भी होता है इसलिए ये भी आंसर नहीं होता। श का होता है इसलिए ये आंसर नहीं होगा। ये वाले शक्कर के श और षटकोण का सा, इसका छत्तीसगढ़ी व्याकरण में प्रयोग नहीं होता है, इसीलिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? श और श। इन दोनों स के जगह में केवल और केवल सरोता का स ही यूज होता है छत्तीसगढ़ी में। हितवा का विलोम लिखिए। अब हितवा का मतलब क्या होता है? जो हमारा हित चाहे, ठीक है, जो हमारा हित चाहता है वो क्या है? हमारा हितवा है। अब उसका उल्टा जस्ट हमारा दुश्मन जो हमारा हित नहीं चाहता, ठीक है। तो लबरा, भकला, मितान या फिर बैरी,
तो इसका अपोजिट क्या होगा? हितवा का अपोजिट बैरी। हितवा तो हमारा हित चाहेगा, बैरी हमारा हित चाहेगा क्या? नहीं। अरे मितान मतलब, इसका मतलब ही मित्र ही होता है। लबरा मतलब झूठ बोलने वाला, और भकला मतलब, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। खोरबाहरा में कौन सा संज्ञा है? अब संज्ञा क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, शहर के नाम को ही क्या बोलते हैं हम लोग? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का, 4 प्रकार का नाम तो आपको यही दिखेगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। एक संज्ञा छूटा है, उसको मैं यहाँ बता देती हूँ आपको। कौन सा छूट गया? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब खोरबाहरा में कौन सा संज्ञा, ये पूछा। अब खोरबाहरा क्या किसी व्यक्ति का नाम है, तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। लेकिन अगर वो पर्वत कहता या नदी कहता तो वो किस में आता? वो जातिवाचक संज्ञा में आता। लेकिन वही अगर सिहावा पर्वत बोलता तो जातिवाचक में आता क्या? नहीं, वो किस में आता? व्यक्तिवाचक में आता, क्योंकि उसमें पर्टिकुलर एक का नाम ही दे दिया है, ठीक है। महानदी अगर बोलता तो वो व्यक्तिवाचक में आता, सिर्फ अगर नदी बोलता तो वो जातिवाचक में आता, ठीक है। समूहवाचक में जैसे हिंदी में पढ़ते थे ना, गिरोह, समूह, टोली, मतलब जिसमें समूह का बोध हो वो समूहवाचक। तो वैसे ही छत्तीसगढ़ी में जोत्था, मतलब बहुत सारा जिसका एक साथ समूह है तो उसको जोत्था बोलते हैं ना, तो वो समूहवाचक में आएगा। भाववाचक में जैसे कि दुख लग रहा है तो कल्लई लगत है, ठीक है, ऐसा टाइप का, ये सब भाववाचक में आ जाएगा। द्रव्यवाचक में पानी, चाय, ठीक। तो ये संज्ञा क्लियर हुआ, और खोरबाहरा वाला आंसर व्यक्तिवाचक। आमा का विशेषण छत्तीसगढ़ी शब्द बताइए, ठीक है। विशेषण क्या होता है? जो शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग? विशेषण कहते हैं। अब आमा का विशेषता क्या है, ठीक है, विशेषण उसके लिए शब्द क्या होगा? अमतूर, अम्मच, अमातूर या फिर अमसूर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमसूर। किसका विशेषण? आमा का। और विशेषण क्या होता है, समझ आया ना? जो शब्दों की विशेषता बताया वो क्या हो जाएगा? विशेषण। 15वां प्रश्न क्या है? समारू जावत है। समारू जावत है में कौन सा क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक या इनमें से कोई नहीं। तो जब क्रिया वाला पढ़ते हैं ना तो सकर्मक है या अकर्मक है जाने के लिए 2 प्रश्न पूछते हैं, क्या और क्यों का। तो सकर्मक, समारू जावत है, क्या जावत है, आंसर मिल रहा है क्या? नहीं पता। कहाँ जावत है वो भी आंसर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा क्रिया हो जाएगा? ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा। जब हमको हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता तो वो कौन सा क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। 16वां प्रश्न क्या है? भूमि जिसमें खेती नहीं की जाती हो उसे कहा जाता है? बावत, उर्वर, बधा या फिर परिया। तो सभी लोगों को इसका आंसर पता है, इसका आंसर होगा परिया। वो जमीन हाँ परिया परे है, परिया परे मतलब वहां खेती नहीं की जा रही है, ऐसी पड़ा हुआ है जमीन वो, ठीक है, उसमें और भी कुछ काम नहीं हो रहा है। तो जहाँ खेती नहीं होगा वो वाला काम क्या? वो वाला भूमि परिया। और अभी तक अगर आप लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेस्ट दिलाने से आपका ही फायदा होगा। अगर टेस्ट सीरीज परचेस करने के लिए आप योगेन साहू क्लासेस आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ सहकारिता विभाग के टेस्ट सीरीज लॉन्च किए गए हैं, ठीक है। 17वां प्रश्न क्या है? रुख ले पाना झरत में कारक है, ठीक है। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक होते हैं 8 प्रकार के। कैसा कैसा? ये मैं यहाँ पहले से लिख के रखी हूँ समय का बचत करने के लिए, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है। कारक 8 प्रकार के: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अब इन सब के लिए एक कारक चिन्ह लगता है, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ी वाला है तो छत्तीसगढ़ी वाला पढ़ेंगे, ठीक है। कर्ता हा, जहाँ हा रहेगा वहां कौन सा कारक आएगा? कर्ता कारक, ठीक है। कर्म ला, कर्म ला ऐसा करके बढ़ सकते हैं। करण ले, संप्रदान बर, अपादान ले। अब बोलोगे कि करण और अपादान दोनों में ले है तो कैसे याद करेंगे? कंफ्यूजन हो जाएगा ना। तो जो अपादान होता है वो अलगाव की स्थिति को दर्शाता है, ठीक है। जैसे बेंद्रा हा छानी ले कूदिस, अलग हो रहा है ना, छानी से अलग हो रहा है ना, तो वहां क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। वही संबंध के लिए के, अधिकरण माँ, संबोधन के लिए ए गोई, अरे ऐसा टाइप का यूज होता है। अब देखो वापस से प्रश्न में आते हैं। रुख ले पाना झरत है। रुख मतलब क्या होता है? पेड़। पाना मतलब
पत्तियां, मतलब पेड़ से पत्ती झड़ रही है, इसमें भी अलगाव की स्थिति हो गया, मतलब पत्ती तो पेड़ से अलग हो रही है ना, तो अलगाव की स्थिति हो गया, तो इसमें कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। ठीक है, अलगाव की स्थिति के लिए कौन सा कारक बताइए मैं? अपादान कारक। एंड्रा भालू का स्त्रीलिंग होगा, देखो अगर छत्तीसगढ़ी व्याकरण है तो इसमें लिंग भी पूछेगा, ठीक है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में, तो एंड्रा भालू का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो गया? ये क्या हो गया? पुल्लिंग शब्द। इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? एंड्री भालू। भलवाइन मत कर देना, आंसर क्या होगा? एंड्री भालू, एंड्रा भालू का अपोजिट। जैसे कि पड़वा का अपोजिट पड़िया होता है, पड़रू का अपोजिट मतलब पठरू का अपोजिट पठिया होता है, ठीक है, ठाकुर का अपोजिट ठाकुराइन होता है, वैसे ही वो एंड्रा भालू का अपोजिट क्या था? एंड्री भालू था। अब ये हो गया वचन से रिलेटेड प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? मतलब ऐसा कौन सा शब्द है जो बहुवचन को दर्शाता है? प्रत्येक, तो प्रत्येक वाला हो गया, तो ये तो नहीं होगा आंसर। हर भी नहीं होगा, हर एक भी नहीं होगा। गंज, गंज जो है वो बहुवचन शब्द को है, ये बहुवचन को दर्शाता है, मतलब गंज अक्कन घोड़ा ऐसा टाइप का, तो ये क्या हो जाएगा? ये बहुवचन हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर है। ठीक है, 20वां प्रश्न क्या है? बहाना के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है, तो ये तो सभी को पता है, इसका मतलब क्या होता है? ओखी। वो तो ओखी खोजत रहे थे मोर काम ले बिगाड़े पर, बहाना खोजत रहे थे मोर काम ले बढ़ाए पर, ठीक है, ये खोजत रहे थे मोर काम ले बढ़ाए पर। निम्नांकित शब्दों में जिसमें अन उपसर्ग नहीं है पूछा है, ठीक है, वह कौन सा है? तो उपसर्ग क्या होता है? जो शब्दों से पहले जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं? उपसर्ग, और जो शब्दों के बाद जुड़ते हैं उसको प्रत्यय। ठीक है, तो यहाँ उपसर्ग की बात कर जा रही है, वो भी कौन सा उपसर्ग? अन उपसर्ग। तो देखो वो अन अगर किसी शब्द के साथ जुड़ रहा है तो वो शब्द का भी कोई एक अर्थ होगा, ठीक है, अगर उस अन को अलग भी कर दे तो भी, ठीक है, तो अन बन, तो इसमें तो अन है, ठीक है, बन का मतलब भी ठीक, अनगिन, इसमें भी अन जुड़ा हुआ है, ठीक है, अन रसा, अन प्लस रसा इसमें, लेकिन अन प्लस ते ये तो नहीं जुड़ा है, ते का कुछ अर्थ हुआ क्या? नहीं, तो इसमें अन उपसर्ग नहीं जुड़ा है। ये सामने में अन देख के आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें तो अन जुड़ा हुआ है, मैडम कैसे बोल रही है कि इसमें उपसर्ग नहीं है, लेकिन ये भी तो देखो इसके जो बाद वाला है उसका कोई अर्थ हो रहा है क्या? कोई सार्थक हो रहा है क्या? उस वो वाला नहीं ना, इसीलिए इसमें ये उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है, ऐसे मानते। नीन प्रत्यय नहीं है, तो प्रत्यय मैंने बता दिया जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं, तो नीन किसमें नहीं है? परदेश प्लस नीन परदेश नीन इसमें तो जुड़ा हुआ है, कोह प्लस नीन कोहनीन इसमें भी जुड़ा हुआ है, सजा प्लस नीन सजानीन इसमें भी, सजाउनीन इसमें भी जुड़ा है, लेकिन नचकारीन इसमें ऋण जुड़ा हुआ है, तो नीन प्रत्यय इसी में नहीं है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। घनश्याम में समास है, घनश्याम में कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधारय समास है। इसमें क्या होता है? पहला दूसरा पद जो है पहले पद की विशेषता बताता है, ये पहला पद जो दूसरे पद की विशेषता बताता है। घन मतलब बादल और श्याम मतलब काला, बादल तो है लेकिन कैसा टाइप का? काला वाला बादल, तो कौन सा समास आएगा इसमें? कर्मधारय समास। और समास कितने प्रकार के होते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। अब एक जनौला आ गया, जनौला तो हमारे सिलेबस में लिखाया है, ठीक है, तनक से फुदकी फुदकत जाए 900 अड़वा पारत जाए। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ मैं, तनक से फुदकी फुदकत जाए 900 अड़वा पारत जाए। जनौला का अर्थ है क्या है? ऑप्शन में सुई, चिमटी, करछुल या फिर चाकू, तो इसमें क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सुई। ठीक है, सुई देखा होगा छोटी सी रहती है, ऐसे ऐसे इसको डालते हैं, मतलब वो फुदकते रहती है और 900 अड़वा पारत जाए, ठीक है, सिलाई करती है ना, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? सुई। चंद्र लगना मुहावरे का अर्थ है। चंद्र ग्रहण लगना, मरते समय मनुष्य की आंखें का खुला रह जाना, अत्यधिक सुंदर लगना या फिर शुक्ल पक्ष आना, तो इसका सही आंसर क्या होगा? मरते समय मनुष्य की आंखें का खुला रह जाना, मतलब अगर कोई किसी भी मनुष्य की मृत्यु होती है और अगर मृत्यु के समय उसका आंख खुला ही रह जाता है, ठीक है, मतलब आंख बंद नहीं रहता, तो उसको क्या बोलते हैं? चंद्र लगना। अधिक सुंदर लगना, चंदाकस बरना, ठीक है, कई लोग अपने किसी दूसरे को उपमा देते हैं, चंदाकस बरत रथस, ऐसा टाइप वाला, ठीक।
शुक्ल पक्ष आना, शुक्ल पक्ष आना मतलब शुक्ल पक्ष को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, ये सब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। छत्तीसगढ़ी मुहावरा अरई लगना का अर्थ है, अरई लगना का अर्थ क्या होता है, हाथ धोकर पीछे पड़ जाना। ठीक है, ये आया वाला प्रश्न शायद लेवल इंस्पेक्टर के एग्जाम में आया था, अरई लगना। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है, हाथ धोकर पीछे पड़ना, अरई लगना। विचार सीमित होना के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या है। विचार सीमित होना मतलब हम एकदम ज्यादा ब्रॉड माइंड होकर नहीं सोच सकते, एकदम एक सीमित क्षेत्र तक ही जिसका सोच विचार रहता है उसके लिए कौन सा छत्तीसगढ़ी मुहावरा होगा, कोयला होना, कोंदा होना, कोचई कांदा होना, या फिर कोरी खैर का होना। तो विचार सीमित होना का अर्थ होगा कोचई कांदा होना। ये बहुत कॉमन चीज रहता है छत्तीसगढ़िया लोग के लिए, इसीलिए बोलते हैं विचार सीमित होना मतलब कोचई कांदा होना। कोरी खैर का होना मतलब तो बहुत ज्यादा होना। ठीक है, हमारे घर तो कोरी खैर का लड़का है ऐसा बोलते रहते हैं ना, तो बहुत ज्यादा बच्चे हैं ऐसा टाइप वाला, तो ऐसी है। मेरे घर भी है सेम, और उसमें से एक मैं भी हूँ। ठीक है। छत्तीसगढ़ी लोकोक्ति के रिक्त स्थान की पूर्ति करे, हफ्ते बन के पथरा फोड़े घर के डैश डैश डैश। अब इस डैश डैश को हमको पूरा करना है। ठीक है, फैरका, फैरका मतलब क्या होता है, चलो यहाँ एक चीज और हो जाएगा, हमारा पता चल जाएगा। वर्ड का नाम दरवाजा, फैरका मतलब दरवाजा। सील, सील मतलब सबको पता है जो सिलबट्टा होता है वही। पीढ़ा, पीढ़ा मतलब जो बैठने का स्थान होता है, और मेरे को पीढ़ा में बैठना ही अच्छा लगता है, नीचे बैठना नहीं। और लोढ़ा, लोढ़ा मतलब जो सिलबट्टे के साथ ऐसे पीसने के लिए रहता है ना, उसी को बोलते हैं लोढ़ा। अब हफ्ते बन की पथरा फोड़े घर के सील, जो सिलबट्टा होता है वही होगा। और इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, मतलब किसी और का गुस्सा किसी और पर निकालना, यही है इसका मतलब। ठीक है, और अगर इसमें देखें तो हफ्ते बन के पथरा, अगर आप लोग जंगल में पत्थर से मतलब टकरा जाते हैं, पैर लग जाता है, तो घर का सील फोड़ देते हैं, मतलब सील भी तो पत्थर का रहता है ना, वही काम होता है। गुस्सा दूसरे के कारण हुए रहते हैं हम लोग, और निकल किसी दूसरे पर जाता है, तो ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है, अच्छे बच्चे हो ना आप सभी, ऐसा काम नहीं करना। कौन जावत हवे में कौन सा सर्वनाम है। अब ये सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। और सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। 4 प्रकार तो आपको यहीं बस दिख जाएगा, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, और जो 2 बच गया वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। एक है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, और एक जो छूटा है वो क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब कौन जावत है, प्रश्न ही पूछ रहा है कौन, कौन जा रहा है ऐसा टाइप का, तो कौन सा सर्वनाम आ जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जहां पर प्रश्न पूछने का बोध हो वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, जिसमें ऐसा बोले कि स्वयं के लिए ही वर्ड यूज हो, मैं स्वयं, मैं अपने काम, मैं ये काम अपने आप कर लूंगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो उसमें कौन सा होगा, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, टेहो का हिंदी समानार्थी क्या है। टेहो एक छत्तीसगढ़ी शब्द है। ठीक है, अब इसका हिंदी समानार्थी पूछ रहा है। ये एक पक्षी का नाम है। ठीक, गौरैया, तीतर, नीलकंठ या फिर कटफोड़वा। तो जो नीलकंठ होता है उसी को छत्तीसगढ़ी में हम लोग क्या बोलते हैं, टेहो बोलते हैं। और इसी को एक वर्ड और यूज करते हैं, टेहर्रा, टेहर्रा वर्ड। ठीक है, टेहर्रा भी किसको बोलेंगे, नीलकंठ को, और टेहो भी किसको बोलेंगे, नीलकंठ को। और गौरैया को छत्तीसगढ़ी में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बामहन चिड़ई। पहले दिखता था छोटा छोटा ब्राउन कलर का, अब उसका दिखना बहुत कम हो गया है। ठीक है, बामहन चिड़ई किसको, गौरैया को। तीतर को क्या बोलते हैं, तीतुर बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, तीतुर। और कटफोड़वा को क्या बोलते हैं, कटफोरवा। ठीक है, तो टेहो याद हो गया आपको। छत्तीसगढ़ी में पूछ सकते हैं भाई कि सब्जी का नाम भी पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे भिंडी को रमकेलिया बोलते हैं, टमाटर को पताल बोलते हैं, प्याज को गोंदली बोलते हैं, तो सब्जी का नाम भी पूछ सकता है, पशु पक्षी का नाम भी पूछ सकता है।